स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 में हिंदी में गद्य खंड से पंडित श्रीराम शर्मा जी द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक निबंध। संस्मरणात्मक निबंध वो निबंध होता है जिसमें लेखक अपनी ही खुद की कुछ स्मृतियां साझा करता है। तो ये जो संस्मरणात्मक निबंध है इसमें लेखक ने अपने ही बचपन की कुछ चर्चा की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस का आप लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से। पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। हालांकि ये जो निबंध है संस्मरणात्मक निबंध है, यानी इन्होंने अपनी कुछ बाल्यकाल की रोमांचकारी घटनाओं का वर्णन इसमें किया है। तो मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा रचित निबंध स्मृति एक संस्मरणात्मक निबंध है। यह साहसिक एवं शिकार कथा पर आधारित निबंध है। उसके द्वारा लिखित शिकार नामक पुस्तक से संकलित है, यानी शिकार नामक पुस्तक से ये निबंध लिया गया है और इसमें एक शिकार कथा है। सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक खड़ी बोली पर आधारित इस निबंध के अंतर्गत वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, यानी जो भाषा है बड़ी सरल है, सुबोध है, यानी आराम से समझने में आने वाली। व्यवहारिक है, जो व्यवहारिक में हम जो शब्द बोलते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। खड़ी बोली। अब खड़ी बोली का अर्थ ये हुआ वही सामान्य हिंदी वाली भाषा। और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने अपने बाल्यकाल की एक अत्यंत रोमांचकारी घटना का वर्णन किया है। निबंध के अंतर्गत बाल प्रकृति, अब इस निबंध के अंतर्गत बाल प्रकृति यानी बचपन की क्या प्रकृति होती है, बाल प्रकृति व बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्रण विशेष रूप से द्रष्टव्य है, माने दिखाई देता है कि बाल सुलभ चेष्टाएं यानी बच्चे में क्या क्या चेष्टाएं बच्चा करता है बचपन में, वो उन सारी चीज़ों का यहाँ वर्णन इन्होंने किया है। लेखक के द्वारा एक भयानक सांप का मात्र एक डंडे से मुकाबला करना विद्यार्थियों में साहस का संचार करने की दृष्टि से प्रेरक घटना के रूप में सहायक सिद्ध हो सकता है। लेखक के द्वारा एक भयानक सांप का मात्र एक डंडे से मुकाबला करना विद्यार्थियों में साहस का संचार करने की दृष्टि से प्रेरक घटना के रूप में सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी इसमें जिस घटना का वर्णन उन्होंने किया है कि अपने द्वारा एक सांप को मारने का, उसका मुकाबला करने का, तो ऐसी घटना से विद्यार्थियों में साहस का संचार हो सकता है, माने कि एक साहस का प्रतीक है ये घटना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं, ये तो थी इसकी प्रस्तावना। सन 1908 में ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ, यानी लेखक को ठीक से याद नहीं कि वास्तव में कब की, लेकिन या तो दिसंबर का आखिरी समय चल रहा होगा या जनवरी का प्रारंभ। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा का अर्थ है तेज जाड़ा पड़ना। चिल्ला जाड़ा का जो अर्थ है कड़ाके का जाड़ा, सर्दी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, यानी और पानी भी 2-4 दिन पहले बरस गया था। इसलिए शीतकाल की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। इसलिए शीतकाल की भयंकरता माने भयंकर सर्दी हो रही थी। शाम काल के 3:30 या 4 बजे होंगे ये समय है। कई साथियों के साथ में झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। अब झरबेरी का मतलब होता है जंगल का जो झाड़ीदार बेर का वृक्ष होता है, छोटे छोटे होते, उसको झरबेरी बोलते। तो उसके बेर तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। यानी ये बेर खा रहा था तो भाइयों ने इसकी आवाज़ दी, तो भाई बुला रहे थे कि शीघ्र घर लौट आओ। तो किसी ने बताया, तो एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। यानी बचपन की इन्होंने शुरुआत कर दी कि ये घटना है, भाई का बुलावा आ गया है, तो भाई का डर भी था कि कहीं मार वार न पड़े, तो इसलिए सहमा डरा हुआ चल रहा था। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखें। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। मतलब अब भाई का डर हो तो भाई बुलाए,
तो जरूर थोड़ी ना कि मार ही पड़ेगी या कोई शिकायत ही हो सकता है और कोई काम हो, लेकिन बाल सुलभ जो मन होता है, बचपन का मन, उसमें बच्चे को ये डर लगा रहता है, घर से बुलावा है, हो सकता है शायद कोई गलती हो गई हो, पिटाई विटाई घलनी हो। तो वही ये लेखक भी सोचने लगे। यहाँ आगे देखें। डरते डरते घर में घुसा, आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी ना हो। अब ये डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेर खाने का ही अपराध हो और उसी की पेशी हो, उसीलिए बुलाया गया हो कि तुम बेर खाने क्यों गए। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया, लेकिन जैसे ही गया तो आंगन में भाई साहब पत्र लिख रहे थे। अब पिटने का भ्रम दूर हुआ, अब ये लगा कि अब पिटाई विटाई नहीं होगी। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ, माने इन चिट्ठी को भेजाओ, डाकखाने में पोस्ट कराओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियां निकल जाएं। यानी भाई साहब बोले कि तेजी से जाना, ऐसा नहीं कि तुम देर हो जाए और आज का दिन चूक जाए, यानी आज ही जल्दी जाओगे तो चिट्ठियां आज ही निकल जाएगी, ये बड़ी जरूरी हैं। जाड़े के दिन ही थे, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। तिस पर माने उस पर, एक तो जाड़े का समय था और ऊपर से हवा चल रही थी, तो उसके प्रकोप से कपकपी लग रही थी, माने बहुत तेज ठंड लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा तक यानी शरीर में एक तत्व होता है रक्त के साथ, अस्थि मज्जा वगैरह, अस्थि तो होगी हड्डी, मज्जा, तो मज्जा तक में ठंडी ठिठुरा रही थी, यानी तेज सर्दी थी। जब कड़ाके की सर्दी होती तो हाड़ तक कपते हैं, व्यक्ति की हड्डियां तक कपने लगती हैं, इसलिए यानी बहुत सर्दी में व्यक्ति कपा जाता है, तो उसको बोलते हैं हाड़ कपाने वाली सर्दी। तो वही हाल था कि पूरा शरीर हिल रहा था। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमने कानों को धोती से बांध रखा था ताकि सर्दी ना लगे। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। अब माँ ने कहा कि ये चने भी भुंजा लाना, तो थोड़ी से चने भी धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। और हम दोनों भाई, अब बड़े भाई के अलावा ये 2 लोग और हैं, तो ये डंडा लेकर अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। पहले क्या होता था, जब गांव वगैरह पुराने ज़माने में लोग बाग पैदल यात्रा करते थे, तो डाक खाने तक ये पैदल जा रहे हैं तो डंडा लिए हैं, तो डंडा वगैरह लेकर चला करते थे। उसका कारण ये होता था रास्ते में कोई जानवर मिल जाए तो कम से कम मुकाबला तो कर सकें। निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। यानी ये समय होता था कि जब लाठी से लोगों को बहुत प्रेम होता था, वही मेन हथियार होता था, गाय भैंस चराना, इस टाइप से। तो उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। कि लेखक जब लिख रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस उम्र में राइफल से भी उतना मोह नहीं जितना डंडे से हुआ करता था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन का मतलब गरुड़, भगवान विष्णु का जो वाहन है उसको हम गरुड़ बोलते हैं। तो आगे देखें। मक्खनपुर के स्कूल गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे, माने निकाले जाते थे। कि जो मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच जो आम के पेड़ थे उनसे हर साल आम निकलते थे। तो इसका झूरने का मतलब उससे निकालना, तोड़ना। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। इस कारण वो डंडा नहीं था, वो अपने आप में जीवित चीज़ थी, क्योंकि डंडे से तोड़ लिए जाते थे आम। प्रसन्न बदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न बदन माने खूब प्रसन्न है। अब हम तेजी से मक्खनपुर की ओर बढ़ने लगे। यानी जो सांप का डंडा था वो नारायण की सवारी यानी गरुड़ के समान था, और गरुड़ से सांप डरता है, तो वही चीज़ थी। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। लेखक कहते हैं चिट्ठियों को उन्होंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। लेखक कहता है कि हम दोनों उछलते कूदते उस कुएं के पास आ गए जो गांव से 4 फरलांग दूर। फरलांग एक प्रकार की कुछ दूरी को फरलांग बोलते हैं, किलोमीटर नहीं बोलेंगे, लगभग 100, 200, 300 मीटर की दूरी फरलांग कहलाती है। तो एक कुआं था, उसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था कुएं में। लेखक कहते हैं कुआं कच्चा था, 24 हाथ यानी 36 फुट का था, गहरा था, उसमें पानी ना था।
उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। यानी हमें ये पता था, 2 महीने पहले पता चल चुका था कि उस कुएं में सांप है। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। अब इनका जो ग्रुप था वो बानर टोली थी। बानर टोली कहने का अर्थ ये कि जैसे बंदर नहीं, बहुत शैतान होते हैं, उसी प्रकार से इनका ग्रुप था। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। एक दिन हम स्कूल से लौट रहे तो हमें कुएं में उझकने की सूझी। लगा कि कुएं में थोड़ा झांक लिया जाए, वहीं खेल लिया जाए। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। यानी देखा, झांक कर देखा, एक ढेला फेंका, यानी पत्थर के एक टुकड़ा फेंका, देखा कि आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। यानी अब पत्थर फेंक के आवाज़ सुन ली, अब लगा कि अब खुद बोल के कुछ देखें क्या कैसी गूंज आती है, प्रतिध्वनि आती है। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। लेकिन जैसे ही ढेला पत्थर फेंका कुएं में तो एक फुसकार सुनाई दी सांप की। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से चकित हो गए, और जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह, माने हिरणों का समूह, किलोले करता हुआ माने खेलता हुआ, आवाज करता हुआ, अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। कि जैसे मृग समूह, अगर अति समीप कोई कुत्ता हो बहुत पास और वो भौंकता है तो मृग का समूह चकित हो जाता है, उसी प्रकार से वो भी चकित हो गया फुसकारते हुए सांप। यानी हम भी वैसे ही चकित हो गए, सांप नहीं, ये चकित हो गए कि कुएं किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से चकित हो गए, और ठीक वैसे ही हुए जैसे किलोरे करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उझक कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए, माने हंसे। सब ने एक एक ढेला फेंक के देखा, और जो सांप की फुसकार आ रही थी उससे सब लोग हंसने लगे, उससे मजा लेने लगे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। यानी गांव से मक्खनपुर जाते समय और मक्खनपुर से लौटते समय रोज का काम था कुएं में ढेले डालने का। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। पहले के ज़माने में बच्चे टोपी जरूर पहना करते थे, तो बच्चे टोपी पहना करते तो एक हाथ से टोपी ये रख लेता था, मतलब पकड़ लेता था, दूसरे हाथ से ढेला फेंकता, कहीं टोपी ना गिर जाए। पहले ये चलन हुआ करता था टोपी पहनने का, बच्चे टोपी वगैरह जरूर पहना करते थे। ये कोई ना कोई पगड़ी, बड़े लोग पगड़ी और छोटे लोग टोपी पहनना ये आम बात थी। तो उस समय वो जहाँ का लेखक रहा होगा वहाँ भी टोपी वोपी पहनने का चलन होगा। तो लेखक टोपी एक हाथ से संभाल के और दूसरे हाथ से कुएं में ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। अब ढेला फेंक के सांप से फुसकार वाला काम करवाना अपने आप में एक बड़ा काम था। और इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। और जैसे ही फिर उस कुएं से हम निकले, जब वहाँ के लिए जा रहे थे पत्र डालने के लिए डाक में, तो फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जाग हुई, माने इच्छा जाग हुई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक माने मृग का बच्चा, कि वो मेरे ऐसे पीछे हो गया जैसे बड़े मृग के बच्चे के पीछे छोटा मृग का बच्चा हो जाता। वैसे ही कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उझककर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। लेकिन जैसे ही सांप का ढेला गिराया सांप पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यानी ये बात याद नहीं कि उसको ढेला लगा या नहीं, उसने फुसकार मारी या नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। लो, यानी टोपी को इसने जैसे ही हाथ में लिया तो तीनों जो चिट्ठियां थी वो कुएं में गिर गई, चक्कर काटती हुई, माने उड़ती हुई। कितना वजन होता, हल्की होती तो नीचे तक पहुंचती, चक्कर काटती कुएं में गिर गई थी। अकस्मात माने अचानक, जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत
होने पर निकल जाती, यानी हत होने पर माने घायल होने पर। यानी जैसे ही घास खाता हुआ कोई हिरन को गोली लग जाए, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गईं, मेरी तो जान निकल गई। यानी चिट्ठियाँ क्या निकल गईं, लेखक कहता है मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि नीचे गिर गई थी, चिट्ठियाँ थी जरूरी, तुरंत भेजना था, तो इस कारण से उसकी तो समझो जान ही निकल गई। कि उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। लेखक कहता है जैसी चिट्ठियां गिरी उनको पकड़ने के लिए मैंने झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। ठीक वैसे ही मैंने झपट्टा ही मारा, जैसे घायल शेर शिकारी को पकड़ने की हमला करता है, वैसे मैंने चिट्ठियों पर भी झपट्टा मारने की कोशिश की, चिट्ठियां पकड़ में आ जाए किसी भांति, लेकिन चिट्ठियां नहीं आई, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके कारण कुएं में गिर गया होता, यानी गिरा नहीं, कि उसको पकड़ने की चेष्टा में, चिट्ठियों पकड़ने की चेष्टा में, लेखक कहता है मैं कुएं से गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाणे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। आंखें डबडबाने का मतलब है कि आंखें भर आई थी, आंसू आ गए थे। और छोटा भाई ढाणे मार रहा था, माने चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। तो बच्चों की जैसी आदत होती वैसी। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। जैसे पतीली को गर्म करो पानी उसमें, तो ढकना होता है, हमारे ढक्कन जो होता है ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय, उद्वेग से, उद्वेग का मतलब होता है बेचैनी, बेचैनी से रोने का उफान आता था। माने अब ये सब चीज़ें थी, निराश भी थे कि ये गिर गई और डर था कि अब पिटाई होगी घर में, तो इसी उद्वेग के कारण, बेचैनी के कारण उफान आता था, माने रोने की इच्छा होती थी। पिटने का भी डर है घर में, निराशा भी है, उद्वेग भी है। पलकों को ढकने, भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे। अब सोचते थे कि पलकों को ढक लिया जाए और भीतरी जो भाव है, डर के, उद्वेग के, निराशा के, वे सब दबाने का, रोकने का प्रयास करते थे। पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे, लेकिन आंसू तो ढलक जाते थे, आंसू तो फिर भी गिर जाते थे, कपोल माने गालों पर। माँ की गोद की याद आती थी माँ की गोद की। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले, लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं। अब मन में लगता था कि माँ आके छाती से लगा ले, लाड़ प्यार करके थोड़ा कह दे कोई बात नहीं, ऐसा सोच रही है, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कहे, तबीयत करती थी, माने इच्छा ये होती थी मन में, कुएं बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाए और घर आकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। अब लेखक कहता है कि घर आकर ये कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय झूठ बोलना मैं जानता ही ना था। लेखक कहता है लेकिन उस समय झूठ बोलना मैं जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने से रुई की भांति धुनाई होती। अब लेखक कहता है कि अगर घर जाकर सच भी बोलते हैं तो रुई की भांति धुनाई होती, यानी अब धुनाई का मतलब मार पीटती। जैसे रुई को कूटा जाता है खूब, वैसे ही धुनाई होने की आशंका थी कि घर में वैसी पिटाई होगी। तो मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। अब लेखक कहता है मार के ख्याल से केवल शरीर ही नहीं, मन भी कांप जाता था, यानी मन में भी सरसरी पैदा हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो बहुत कूटे जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही कुटाई हो। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा में सिसक रहा था। अब सच बोलकर पिटने के भावी भय, अब लग रहा था कि अगर सच बोल दें तो पिटने का भावी भय, भावी माने आगे आने वाला जो भय है वो, और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं सिसक रहा था, माने रो रहा था। अब ये सोच रहा था कि सच बोलूँगा तो पिटाई होगी, और अगर झूठ बोलता हूँ तो चिट्ठियाँ ना पहुँचेंगी, तो वो जिम्मेदारी की बात है। तो उस बोझ से मैं सिसक रहा था। एक तरफ डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो घर में जाके पिटाई हो, तो पिटने का भी डर है और साथ ही साथ ये भी है कि अगर झूठ बोल दिया तो फिर चिट्ठियाँ भी एक जिम्मेदारी थी, उनका बोझ था मन में। तो दोनों भय थे, पिटने का और ये भी।
और बच्चों को पिटने का ज़्यादा भय होता है। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने आए, यानी इसी सोच विचार में 15 मिनट हो गए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। देर हो रही थी, दिन का बुढ़ापा यानी दिन होता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था, देर भी हो रही थी। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, कहीं इच्छा होती थी भाग जाएं, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी, माने हृदय पर फिर रही थी। एक तरफ पिटने का डर भी था कि पिटाई तो होगी ही होगी, और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी थी कि इसको पहुंचाना है। तो दुधारी तलवार लटक रही थी कलेजे पर, हृदय पर। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई दृढ़ संकल्प से, यानी दृढ़ संकल्प यदि हो तो जो दुविधा की बेड़ियां होती हैं, माने जो मन में दुविधा होती है, दोहरे विचार होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया, यानी लेखक ने ये सोच लिया कि अब कुएं में घुसा जाए और चिट्ठी को निकाला जाए, कोशिश की जाए निकालने की। कितना भयंकर निर्णय था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, लेखक कहता है, लेकिन जो मरने को तैयार हो उसे क्या, उसे कोई डर नहीं होता। मूर्खता या बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले। मूर्खता या बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। यानी या तो मूर्खता से व्यक्ति सोचे या फिर बुद्धिमत्ता से सोचे कि अब तो चाहे मौत ही क्यों ना हो जाए। अगर ऐसा व्यक्ति सोच लेता है तो फिर उस संसार से अकेले भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल की कहाँ चिंता, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। यानी ऐसे समय में व्यक्ति फल को दूसरे समय पर सोचता है कि फल तो मिलता रहेगा जब मिलना होगा। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार होगा। लेखक कहता है, मैंने संकल्प ले लिया, मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया कि अब मैं सांप से भिड़ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सांप से मैं भिड़ जाऊंगा। आगे देख, पासा फेंक दिया था। विषधर का मतलब है सांप, कि सांप से मैं भिड़ जाऊंगा, पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता ना थी। अब चाहे मौत का आलिंगन हो यानी मौत का डर हो, या सांप से बचकर दूसरा जन्म, मौत का आलिंगन मतलब मौत को गले लगाना, या सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। यानी लेखक कहता है कि मुझे चिंता नहीं थी कि अब क्या होगा, कि अगर अंदर घुसूंगा तो हो सकता सांप से खतरा जान चली जाए, और दूसरी चीज़ ये था कि अगर बच गया तो दूसरा जन्म हो जाएगा। तो इसकी चिंता नहीं थी क्या होगा, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। लेखक कहता है कि बस यही दृढ़ विश्वास कर लिया और कुएं पर घुसने की ठानी। इसी बूते पर, इसी हिम्मत पर मैंने कुएं पर घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। अब छोटे बच्चे हैं, रोएंगे ही, डरेंगे ही। तो वो रो रहा था, तो लेखक कह रहा है उसके रोने का तात्पर्य ये था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, यानी उसको डरता ही कहीं सांप काट वाट न ले। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, हालांकि वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। अब वास्तव में सांप है, डर तो हो गई, तो बड़े सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। अब नग्न रूप में कहने का मतलब बिल्कुल दिख ही रहा है कि मौत है। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। लेखक कहता है, लेकिन उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए, माने मुकाबले के लिए, मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। यानी अब उन्होंने अपनी धोतियाँ इकट्ठी की और गहराई नापने की कोशिश की, और ये काफ़ी भी हुई। हम दोनों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं नहीं। मतलब आपस में धोतियाँ बांध ली इन्होंने, कुएं में उतरने की सोच रहे। अब गहराई भी नापना है आखिर कितनी है, तो अनुमान से काफ़ी हो गई वो, यानी पर्याप्त हो गई। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा, यानी अपनी ओर से कुछ ऐसा नहीं रखा जिससे
ये लगे कि कुछ खतरा वतरा है, अपनी तरफ से कुछ धोखे का काम नहीं रखा, माने कोई असावधानी नहीं बरती कि ऐसा नहीं रस्सी छोटी हो जाए तो दिक्कत हो जाए जो रस्सी बना रहे धोतियों की। तो अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग कहलाता है, वह लकड़ी जिस पर चरसापुर टिकता है। डेंग एक प्रकार की लकड़ी होती है। तो इन्होंने ऐसी मतलब व्यवस्था उसकी कर ली किसी भी तरीके से। चरसा होता है चमड़े का बड़ा थैला, उसको बोलते हैं, जिससे बैलों की सहायता से इसको वो भी बोलते हैं, इसको राहट भी बोलते हैं, ठीक। तो डेंग होता है बड़ा थैला। तो दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। मतलब एक बार उसको चक्कर देकर उस डेंग से वो गांठ लगा दी और छोटे भाई को पकड़ा दिया। पहले के ज़माने में पानी निकालने के लिए राहट हुआ करते थे, जिसको चरसा बोलते हैं कई जगह। चरसा तो वैसे थैले को बोलते हैं, लेकिन राहट बोलते हैं उसको, जो एक मशीन टाइप की होती है, जिससे बैल चलाते थे और पानी निकलता था। वही चीज़ है वहाँ भी। हाँ, एक कुआं तो वहाँ सूखा था, लेकिन फिर भी उसमें ये था। तो छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया। अब वो 8 वर्ष का था, हो सकता ना संभाल पाए, तो धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा और उससे कहा कि तुम मजबूती से पकड़ लो। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। लेखक कहता है मैंने उसको वो डर रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो उसने उसको आश्वासन दिया कि तुम चिंता न करो, मैं नीचे पहुंचते ही पहले सांप को मारूंगा। और लेखक को भी विश्वास था कि वो ऐसा कर देगा। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, और ऐसा लेखक इसलिए कह रहा है विश्वासपूर्वक क्योंकि इससे पहले उसने कई सांप मारे थे। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कई सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, यानी कुएं की जो धरातल है वहाँ से 4-5 गज रहा होगा, यानी इतनी दूरी बची होगी, तब ध्यान से नीचे को देखा, अकल चकरा गई। अब लेखक कहता है कि जैसे ही 4-5 गज बचा पहुंचने को, तो अकल चकरा गई, दिमाग घूम गया। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। लो, अब जो सांप था वो इतना लंबा था कि एक हाथ ऊपर तक वो फन फैलाए लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। पूंछ और पूंछ के समीप का जितना हिस्सा था वो धरातल पे था, पृथ्वी पर था कुएं की। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। और लेखक कह रहा है कि आधा अग्रभाग, यानी सांप का आधा पूरा हिस्सा जो ऊपर उठा था, खड़ा था फन फैलाए, वो लेखक कह रहा है कि मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मैंने उतरने की गति से, लेखक कह रहा है नीचे डंडा बंधा था, मैंने उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, यानी अब जो उतर रहे थे तो वो डंडा हिल रहा था इधर उधर। अब बड़ी मुसीबत का समय आ गया है लेखक के लिए। तो आगे देखें। उसी कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। अब इसी कारण से सांप शायद घातक चोट के आसन पर बैठा था। चोट के आसन कहने का मतलब ये कि उसको डर था कि कहीं ये मुझे मार नहीं आ रहा, इसलिए वो भी अपनी तैयारी में बैठा था चोट करने के आसन पर। अब चोट करने का आसन का मतलब बिल्कुल तैयारी वाले आसन पर कि इसको वो चोट करेगा, यानी हानि पहुंचाएगा। आगे देखें। सपेरा जैसे बीन बजाकर सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता, फुफकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। यानी जैसे सपेरा नहीं बीन बजाकर सांप को खिलाता है, खिलाता मतलब उसको खेल खिलाता है, और सांप भी क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है और फुफकार मारकर चोट करता है, उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं, यानी अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले, उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। अब लेखक कह रहा है उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचे बीच लटक रही थी। धोती भी लटक रही थी, डेंग से चूंकि बंधी थी। मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। अब
लेखक कह रहा है कि मुझे कुएं की धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। अब चूंकि उतरना इसलिए था, उतरना तो जरूरी है, नहीं तो सांप नहीं मार पाएगा वो। तो कह रहा है कि मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीच बीच उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना। यानी इसका मतलब ये था, अब परिधि पर उतरने का मतलब ये है कि परिधि पर उतरने का मतलब ये है कि अब चूंकि सांप ही के पास तो उतर नहीं सकता, थोड़ा 1.5-2 फुट यानी गज नहीं, यानी फुट की दूरी उन्होंने बताई लेखक ने कि मुझे लगभग इतना दूर तो उतरने दूरी पर पैर रखना था, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट मारता कि अगर और वो जैसे ही पैर रखता तो चोट मारने की कोशिश करता, सांप जरूर बिल्कुल मारता। स्मरण रहे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। अब लेखक कहता है स्मरण रहे कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं, कि जो नीचे है वो 1.5 गज से अधिक नहीं होता। यानी कुएं, जो गांव देहात के कुएं होते थे वो ज़्यादा पहले के ज़माने के वो नहीं होते थे, चौड़े नहीं होते थे, बहुत हल्के होते थे, माने कम चौड़ाई के, तो व्यास बहुत कम होता था, तो 1.5 गज से अधिक नहीं होता था। तो लेखक कह रहा है कि ऐसी दशा में मैं कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। यानी लेखक कह रहा है ऐसी स्थिति में 4 फुट से अधिक की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता हो। लेखक कह रहा है वो ऐसा में इतनी दूरी पर तब रह सकते जब सांप कोशिश करे मुझसे दूर रहने की, और सांप तो बिल्कुल तैयार बैठा था जबकि। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। और लेखक कह रहा है कि अब उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा जो साधन था यानी जो रस्सी थी वो तो कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। ऊपर से लटक कर तो सांप मारा नहीं जा सकता था। अब लेखक कह रहा है ऊपर से लटक कर तो सांप को मार नहीं सकते थे। उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब लेखक कह रहा है उतरने के कारण थक भी गया था, तो ऊपर भी नहीं चढ़ सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। लेखक कह रहा है कि अब तक अपने प्रतिद्वंदी को, माने सांप को, पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। मतलब ये नहीं सोचा था कि लौट आए, रहने दें। यदि ऐसा करता तो कुएं की परिधि पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? अगर मैं ऐसा करता, ये सोचता भी, तो क्या परिधि का मतलब होता किनारा, तो किनारे पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। अब लेखक कह रहा है धीरे धीरे उतरने लगा। एक सूझ सूझी, यानी एक आइडिया आया उसके दिमाग में, मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। लेखक कह रहा है दोनों हाथों से मैंने धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। बगल का मतलब है जो पत्थर थे वहां लगा दिए, और दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा। लो, अब जैसे ही इसका पैर वहां दीवार पे लगा तो कुछ मिट्टी नीचे गिरी, तो सांप ने फूं करके क्या किया? पैर मारा, सांप ने फन मारा। माने सांप ने क्या किया? फन मारा, फू की आवाज की उसने, फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकी रही। यानी कमर से समकोण बनाती हुई लटकी रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। और लेखक कहता है ऐसा करने से सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर, माने किनारे पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। मुझे पता लग गया कि कैसे उतरूं अब मैं। तो तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए। लेखक कह रहा है कि तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर, यानी कुछ धक्के के साथ, थोड़ा धक्का भी दिया उसी में, मतलब जो दीवार थी उसकी धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख, माने सामने, कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। लेखक कह रहा अब ये उतर गया, खड़ा हो गया 1.5 गज की दूरी पर। आंखें चार हुई, अर्थात सांप ने इसको देखा, सांप और इसने सांप को देखा। शायद एक दूसरे ने पहचाना। सांप को चक्षु श्रवा कहते हैं, यानी जो अपनी आंखों से सुने।
सांप अपनी आंखों से सुनता है, वो देखता भी वहीं से है। तो चक्षु श्रवा कहते हैं, मैं स्वयं चक्षु श्रवा हो रहा था, माने आंखों से ही सुन रहा था, टकटकी लगाए उसको देख के। अन्य इंद्रियों ने मानो स्वानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। और लेखक कह रहा है ऐसा उस समय लग रहा है जैसे अन्य जो इंद्रियां हैं, शरीर के जो अन्य अंग हैं, उन्होंने भी अपनी शक्ति आंखों को ही दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। लेखक कह रहा है मेरी आंखें सांप के फन की ओर लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। मतलब ये आंखें बिल्कुल टकटक, अब मौत का सामना है तो आंखें लगी हुई थी कब वह किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। लेखक कहता है सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, यानी एक टक ये सांप की ओर देख रहा था बराबर से। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। लेखक कहता है कि सांप भी मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था कि मैं कब आक्रमण करूं। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था, यानी आकाश का फूल था। एक ऐसा फूल जो आकाश में खिले उसको आकाश कुसुम कहते हैं, यानी असंभव कार्य था लगभग। लेखक कह रहा है जिस इच्छा से मैं कुएं के अंदर घुसा था, जिस विचार और जिस आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती। लेखक कहता है कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजना, भविष्य की योजनाएं कभी कभी बहुत मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। लेखक कहता है कि जैसे ही सांप का मैंने साक्षात्कार किया, माने सांप से मेरा सामना हुआ, तो वैसे ही मेरी योजना और आशा की मुझे असंभवता प्रतीत हुई। मुझे लगा कि मेरी योजना और आशा दोनों असंभव है। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लेखक कहते हैं डंडा चलाने के लिए कोई स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए। लेखक कहता है कि अब डंडा भी अगर चलाना है तो लाठी और डंडा चलाने अब थोड़ा स्थान भी तो चाहिए कि डंडा फैला लिया जाए फिर मारा जाए, है ना। तो वैसा कुछ नहीं था जिससे वे घुमाए जा सकें, यानी डंडे को घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था। लेखक कहता है अब वहाँ जगह तो थी नहीं कि डंडा को चलाया जाए। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिससे वे घुमाए जा सकें, लाठी या डंडा। लेकिन सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। लेखक कहता है कि ऐसा करना ठीक वैसे ही था कि मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना, कि तोप के मुंह पे खड़े हो जाओ अगर सांप को दबाने की कोशिश की जाए डंडे से। तो क्योंकि लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें भी घुमाए जा सकें लाठी या डंडा, और ऐसी कोई जगह वहाँ मौजूद नहीं थी, इतना स्पेस ही नहीं था, जगह ही नहीं थी। तो एक ही विकल्प था कि सांप को डंडे से दबा दिया जाए। लेकिन ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा, लेखक कहता है यदि फन या उसके पास का भाग न दबा तो फिर वह पलट कर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता। लेखक कहता है कि अगर फन के पास दबाने की कोई संभावना भी अगर होती तो उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। अगर संभावना भी होती तो पास पड़ी हुई चिट्ठियों को ना उठा पाता, कैसे उठाता, कोई वो ही नहीं था। यानी काफ़ी स्थान चाहिए था, तो स्थान था नहीं, तो एक ही विकल्प था कि दबा दिया जाए उसको, और ऐसा करना तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। मुहरे मतलब मुंह। यदि फन यानी बहुत खतरे का काम था, अगर वो दबाने की कोशिश करता, वो सांप काटने की कोशिश करता, तो ये ठीक वो सही कह रहा है कि ऐसा करना तोप के मुहरे पर, यानी तोप के मुहरे पर यानी तोप के मुँह पर खड़ा होने वाली बात थी। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो वह पलट कर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। लेकिन कह रहा 2 चिट्ठियां उसके फन के पास सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपनी पैतरों पर डटे थे। लेखक कहता है कि हम दोनों अपनी पैतरों पर डटे थे। सांप भी सोच रहा था कि क्या किया जाए, और मैं भी सोच रहा था अब कैसी चिट्ठियां उठाई जाए। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। लेखक कहता है कि जैसे हम एक दूसरे को देख रहे थे वैसे ही खड़े खड़े योजना बनाती हुई मुझे 4-5 मिनट हो गए। हम दोनों ओर मोर्चे पड़े हुए थे, यानी दोनों अपनी अपनी मोर्चे पर खड़े थे।
पर मेरा मोर्चा, मोर्चा माने मैदान, जंग का मैदान कहलाता है मोर्चा। मेरा मोर्चा कमज़ोर था, कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं, यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। लेखक कहता है कि अगर सांप मुझ पर झपट पड़ता तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कुछ करता तो उसको कुचलकर मार देता, लेकिन जब तक सांप अपना तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा देता, अर्थात काट लेता मुझे, और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता, यानी मैं भी उसको मार देता, वो भी मुझे मार देता। पर अब लेखक कहते अब तक सांप ने वार न किया था। लेखक कहता है कि अभी तक सांप ने कोई वार न किया था, यानी उसने हमला नहीं किया, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। लेखक कहता है इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया, किसे नहीं दबाऊंगा। ऐसा करना उचित भी ना था, ऐसा करना ठीक भी नहीं था, उचित भी नहीं था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप, एक सूरत थी, यानी एक आइडिया था, ये था, एक पक्ष था इसका कि डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। एक ये तरीका कि डंडे से सांप की ओर से जो चिट्ठियां पड़ी हैं, 2 चिट्ठियां, उसको सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था। लेखक कहता है यदि ऐसी स्थिति में सांप टूट पड़ा तो फिर कोई चारा ना था, कोई उपाय ना था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था। लेखक कहता है कुर्ता था लेकिन कोई कपड़ा नहीं था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ। लेखक कहता है यही उपाय था कि सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। पहला मार्ग था या तो मार डालो या फिर बिल्कुल छेड़खानी ना करो, यही 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति से बाहर था। लेखक कहता है इसलिए पहला जो मार्ग था सांप को मारना, ये मेरी शक्ति से बाहर था, ऐसा मैं नहीं कर सकता। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, यानी बाध्य होकर, मजबूर होकर जो दूसरा मार्ग था कि कोई छेड़खानी ना की जाए, इसका अवलंबन करना पड़ा, माने इसी मार्ग का सहारा लेना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप के दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर मुड़ा। अब लेखक कहता है ज्यों ही मैंने सांप के दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया, डंडे को बढ़ाया, तो सांप का फन पीछे की ओर मुड़ा। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी, यानी सांप ने भयंकर फुफकार मारी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ, यानी कप गया हृदय, और हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा, यानी मारे डर के डंडा छूट गया हाथ से। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया। लेखक कहता है मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही। लेखक कहता है जानबूझकर नहीं उछला, यूं ही बिदक कर, माने बिदक गया, डर गया, बिदक कर। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीब सा कुछ, जैसे पीब नहीं होता, कोई घाव पक जाता है उसमें जो पीब निकलती, वैसे ही कुछ लगा हुआ था। वह विष था, यानी सांप ने डंडे को काटा, वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। और लेखक कहता है कि सांप ने जब डंडे पर प्रहार किया, फन मारा और विष कुछ पटक दिया, तो सांप ने तो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट रख दिया था कि यह मेरी ताकत, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। लेखक कहता है, यहाँ थोड़ा सी मजाक की बात हो रही, लेखक कहता है लेकिन मैं तो जानता था कि उसमें कितनी योग्यता है, तो मैं तो पहले से ही कायल था, उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना थी। और लेखक कहता मुझे ज़रूरत नहीं थी कि सांप इतना करके दिखाए मुझको, मैं तो पहले से ही जानता था, ज़रूरत ना थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की, यानी 3-4 बार काटा। वह डंडा पहली बार ही इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। और कह रहा है लेखक कि वह डंडा पहली बार ही ऐसा अपमानित हुआ था, इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वो सांप का उपहास कर रहा था कि ले काट ले, कितना काटता है, कौन मुझे कुछ होना है। मतलब डंडे के बारे में कहा जा रहा है, आगे देखिए। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में टूट गया। अब उधर ऊपर जो भाई था वो फू फू और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से, यानी मैं उछला और धमाके से वहीं खड़ा हो गया, तो छोटे भाई ने
ये समझ लिया कि मेरा कार्य समाप्त हो गया, और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया, यानी भाई खत्म हो गया। ये चीज़ कि बंधुत्व का जो नाता है वो खत्म हो गया, धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया, यानी उसको ये ख्याल आया कि शायद सांप ने काट लिया, वो गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। लेखक कह रहा मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा, माने उसको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा भाई नहीं रहा। कष्ट, उसको बड़ा कष्ट हुआ, धक्का लगा उसको। भ्रात स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। जो भाई का प्रेम होता, भ्रात स्नेह, उसके ताने बाने को यानी संबंध को, यहाँ ताने बाने का अर्थ है संबंध, को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई, यानी मारे डर की चीख निकल गई। उसको लगा कि भ्रात स्नेह के ताने बाने को चोट लगी और उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजाना थी। अब उसकी आशंका भी बेजाना थी, माने बेकार नहीं थी, अतिरिक्त नहीं थी, एक्स्ट्रा नहीं थी। तो पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। लेखक कहता है लेकिन उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। मैंने फिर दोबारा उसी प्रकार उस लिफाफे को उठाने की चेष्टा की, माने कोशिश की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। लेखक कह रहा है अब की बार सांप ने वार भी किया, माने मुझ पर प्रहार किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया। यानी झिझक, सहम माने डर, और आतंक से अपनी ओर खिंच गया। और गुंजल्क मारता हुआ, गुंजल्क का जो अर्थ है गोलाई में सिमटा, यानी गोलाई में सिमटता हुआ, गुंजंग मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। यानी सांप का पिछला भाग गोलाई में सिमटता हुआ हाथ से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। लेखक कहता अरे कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। लेखक कहता मैं डंडे को पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा बार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेखक कहता यदि उसका दूसरा बार पहले होता जैसा उसने अभी किया तो शायद मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते। लेखक कहता लेकिन जब जीवन होता है, मरना नहीं होता, जीवन होता है, तो हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। यानी जब मौत नहीं होती, जीवन होता है, तो फिर हजारों ढंग निकल आते, हजारों तरीके निकल आते बचने के। वह देवी कृपा थी। लेखक कह रहा है कि ये मेरे ऊपर देवी कृपा थी, ईश्वरी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए, यानी हम लोगों के खड़े होने का ढंग बदल गया। डंडा मेरी ओर खिंच आया, मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, माने उठा लिए। लेखक कहता है मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, माने उठा लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध लिया, और चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया, और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया, और छोटे भाई ने चिट्ठियों को ऊपर खींच लिया। अभी ये ऊपर नहीं खींचे, अभी चिट्ठियां भर खींची। आगे देखें। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। और लेखक कहता है डंडे को सांप के पास से उठाने में बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था, और सांप भी खुलकर बिल्कुल उस पर धरना देकर बैठा था, अनशन किए हुए कि मैं इसी डंडे पर बैठूंगा। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गवा चुका था। लेखक कहता है कि जीत तो मेरी हो चुकी थी, लेकिन डंडा जो था वो अपना निशान गवा चुका था। ठीक, आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसके दाईं ओर फेंकी। लेखक कहता अगर मैं हाथ बढ़ाता तो सांप वार करता, इसलिए कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसके दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा। मिट्टी फेंकी इसने सांप का ध्यान बटाने, वह उसकी तरफ झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसके बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। और लेखक कहता है मैंने इतना डंडा खींच भी लिया, लेकिन बात की बात में यानी तुरंत ही उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता, लेखक कहता है यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते, यानी पैर में वो काट लेता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। लेखक कहता है अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए
36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। लेखक कहता है कि केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना लगाए, बिना कहीं लगाए, यानी पैरों का सहारा ना लिए हुए, दीवार में बिना पैर लगाए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही, अधिक नहीं। लेखक कहता है कम से कम 15-20 फुट तो चढ़ सकता हूँ बिना पैरों के सहारे, केवल हाथों के, लेकिन इससे कम ही चढ़ सकता, अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, यानी हाथ बिल्कुल थक गए थे। छाती फूल गई थी, कह रहा है छाती फूल गई, धौंकनी चल रही थी, माने बहुत तेज सांस चल रही थी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। लेकिन लेखक कहता मैं एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। लेखक कहता है यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। माने फिर जो होता वो तो पता ही है सबको। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, पर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकि ऊपर थोड़ा चलेंगे, क्या होता, ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। लेखक कहता है कि ऊपर आया और बेहाल होकर, माने थका हुआ होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। लेखक कह रहा है शरीर को झाड़ा झूड़ा, सफाई की कि कहीं धूल उल न लग गई हो, और धोती कुर्ता फिर पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, लेकिन जो किशनपुर का कोई लड़का है जो उसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, यानी मैं ऊपर चढ़ने की जब कोशिश कर रहा था उसने देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। अब ये ताकीद करके, मानिए ये तसल्ली करके कि ऐसा तो नहीं कहीं ये किसी से कह दे, तो किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। जब मैट्रिकुलेशन पास कर लिया तो यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे गोद में ऐसे बैठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है, यानी अपने बच्चों को जैसे छिपा लेती है ना, वैसे ही माने अपनी पंखों में छुपा लेती है, वैसे ही। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था। डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था, कि राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था कि डंडे का वह शिकार। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बड़ा रोमांचक वीडियो था, अच्छा था। तो इसी के साथ वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आगे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।